उसके बाद देख लेते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कुछ गुण होते हैं। ये पहली बात उदासीन होती है, न्यूट्रल होती है, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है, नो चार्ज। मतलब ना ही ये पॉजिटिव होती हैं ना ही नेगेटिव होती हैं, ये बिल्कुल ही न्यूट्रल होती हैं, मतलब यह उदासीन होती हैं, ये समझ गए। और इनका जो होता है, जो नेचर होता है, कैसे होता है, ये अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ, अभी आपने देखा होगा कि यांत्रिक तरंगों के बारे में इसके पहले बताया था, वो दो प्रकार की थी, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो ये क्या है, अनुप्रस्थ है, ठीक है, ट्रांसवर्स है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो होंगे ये, इसका जो डायग्राम मैं बनाऊंगा ऐसे बनाऊंगा, मतलब इसमें आप देखिए, आपने पढ़ा होगा अनुप्रस्थ तरंगे तो ये लंबवत, मतलब जिस दिशा में ये गति करती है उसके लंबवत कण ट्रेवल करते हैं। मगर सर ने बताया यहाँ पे तो मीडियम ही नहीं होगा, मीडियम नहीं होगा तब ये मतलब इसके परपेंडिकुलर ट्रेवल कैसे करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे देखिए, जो तरंग है तो इस दिशा में जाती है, मगर इलेक्ट्रिक जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, इन इसके लंबवत होता है। मतलब जिस दिशा में गति होती है इसके, उसके ये लंबवत होता है, ठीक है। तो जैसे इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस दिशा में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के लंबवत क्या होगा आपका, इसकी चाल होगी जो ये गति कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कण नहीं है, मगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये क्या होती हैं, अनुप्रस्थ नेचर की होती हैं, याद रखिएगा। ये हमेशा सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे ये क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी कोई बना सकता है कि बताइए, क्या विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जिस दिशा में गति होती है उस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं होगा। इसके लंबवत ही होगा, हमेशा क्या होगा, लंबवत ही होगा, ठीक है, उस दिशा में नहीं होगा। थीटा एंगल पे हो सकता है, हाँ थीटा एंगल पे हो सकता है। थीटा एंगल पे जैसे ये ई है तो इसको दो भागों में बांटोगे तो ई कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर लंबवत क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। तो ई साइन थीटा ही केवल काम करेगा, ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये, क्योंकि इसके अनुदिश जीरो होती है। ये तो वैसे अलग है, ये पूरा जब इंजीनियरिंग में ये पढ़ाया जाता है तो ये आपके काम का नहीं है। मगर ये याद रखें, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होती हैं। और इनकी चाल जो होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और इनके पास ऊर्जा होती है, ऊर्जा है तो संवेग भी होगा, ऊर्जा है तो संवेग भी होगा। इनके पास क्या होती है, एनर्जी होती है, एनर्जी है तो इनके पास क्या होगा, मोमेंटम भी होगा, ठीक है। अब इनके पास एनर्जी कितनी होती है, तो देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जैसे ये मैं प्रकाश का एग्जांपल लेता हूँ, प्रकाश हमारे यहाँ आता है जैसे, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा मतलब एक्सप्लेन किया गया है प्रकाश तरंगे कैसे आ रही हैं। तो ये बोला गया ये फोटोन के रूप में आ रही हैं, एक एक फोटोन के पैकेट के रूप में आ रही हैं, ठीक है। मतलब काल्पनिक माना गया है, फोटोन के रूप में आ रहे हैं जिनका द्रव्यमान जीरो है, जिसका द्रव्यमान जो है जीरो है। देखिए याद रखिएगा, फोटोन जो होगा वो जो उसका द्रव्यमान क्या होगा, जीरो होगा, मगर उसके पास एनर्जी होगी। एक फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो होती है h/न्यू, h/न्यू, जहाँ पे h क्या है, प्लांक नियतांक है, एक कांस्टेंट जिसे कहा था प्लांक नियतांक। और न्यू जो है, न्यू बोल दिया जाए या hf बोल दिया जाए या hn बोल दिया जाए, तो न्यू f n एक ही है, उसे आवृत्ति कहा जाता है। जो प्रकाश आ रहा है, जो वेव्स आ रही है, उसकी क्या है, आवृत्ति। तो इनमें ऊर्जा होती है, ऊर्जा कितनी होती है, h/न्यू एक फोटोन में होती है। ऐसे बोला जाए 1000 फोटोन आए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल ऊर्जा इसमें आ गई, ठीक है। और जो फोटोन को ये है मतलब काल्पनिक रूप से इसको माना गया है, और इसकी जो एनर्जी होती है h होती है एक फोटोन की, और मास जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। और इससे छोटा मतलब जो फोटोन की एनर्जी इतनी होती है, ऐसा नहीं आधा फोटोन नहीं हो सकता, मतलब एनर्जी जो है 1/2 h/न्यू नहीं हो सकती। याद रखिएगा, जो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी जो मिनिमम एनर्जी होगी वो क्या होगी, h/न्यू होगी, h/न्यू होगी मिनिमम, या n बोल दिया जाए। n मतलब ये आवृत्ति वाला n नहीं है, कैपिटल n लिख देता हूँ, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे। कैपिटल n नंबर, कितने फोटोन आ रहे हैं, 10 फोटोन है तो 10 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल भी हाई लेवल नहीं, बहुत सिंपल है।
विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण क्या है? कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, अनुप्रस्थ है, प्रकाश की चाल से चलती हैं, ऊर्जा और संवेग होता है। और ऊर्जा होती कितनी है? जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है तो ऊर्जा को एक्सप्लेन करने के लिए मतलब कितनी ऊर्जा होती है, तो ये माना गया है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है उनमें फोटोन आते हैं। एक फोटोन आते हैं, मतलब कई फोटोन आते हैं जो एनर्जी से भरे पड़े होते हैं। उनमें एनर्जी कितनी होती है? सभी फोटोन की एनर्जी बराबर होती है h इंटू न्यू। और उस फोटोन का द्रव्यमान जो होता है वो जीरो होता है। द्रव्यमान क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। और एनर्जी कितनी होती है? h इंटू एफ या h इंटू न्यू, जहाँ h क्या है? प्लांक नियतांक है। अब इसमें आपको आया था नो चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं है, मतलब उदासीन है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए कि कैथोड किरणें क्या चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय तरंगें? नहीं, कैथोड किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है, क्योंकि इनमें वो चार्ज होता है। तो बीटा किरणें क्या है? विद्युत चुम्बकीय नहीं, ये भी इनमें भी चार्ज होता है, तो ये भी क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है। कैनाल किरणें भी नहीं है। और ध्वनि तरंगे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ध्वनि तरंगे क्या थी? आपकी यांत्रिक तरंगे थी, ठीक है। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? अयांत्रिक तरंगे, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगों की बात कर रहे हैं। और अल्फा किरणें भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो किरणें हैं आपका एग्जाम में ऑप्शन में आए तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, क्योंकि जो एक एग्जाम्पल को छोड़कर, ध्वनि तरंगों को छोड़कर बाकी सब में चार्ज था, तो वो नहीं है। आगे देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए तरंग गति, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति ये किसके लिए है? सबके लिए। मतलब जो भी अनुप्रस्थ तरंग है, चाहे वो आपका मैकेनिकल एनर्जी हो या नॉन मैकेनिकल एनर्जी, मतलब चाहे आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग हो चाहे यांत्रिक तरंग हो, सबके लिए है। मगर जो वेव्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? अनुप्रस्थ तरंग होनी चाहिए। कौन सी? अनुप्रस्थ तरंग के लिए। तो उसके लिए आपको मैं बताऊंगा तरंग गति। जैसे इस दिशा में ये जो मतलब जिस दिशा में वो वेव्स ट्रेवल करती है वो उसकी गति हो जाएगी तरंग गति। और गति कितनी है वो हमको फाइंड करना। मैंने मान लिया ये कितनी गति से जा रही है? v गति से, v वेलोसिटी से जा रही है। तो जिस वेलोसिटी से जा रही है ये तरंग किसी मीडियम में, तो वो क्या होगा? तरंग गति कहला देगा। अगर ये बोला जाए ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो आप डायरेक्ट बता देंगे इसकी कितनी होगी? 3 इंटू 10⁸। अगर बोला जाए आपका ये कौन सी है? यांत्रिक तरंगे हैं और अनुप्रस्थ हैं, तो कितनी होगी वो भी मैं बताऊंगा। और आयाम क्या है? मतलब जितना जो कोई पार्टिकल है या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब याद रखिए पार्टिकल की बात कर रहा हूँ तो ये कौन सी? यांत्रिक तरंग है। पार्टिकल की बात की तो मैंने, ये यांत्रिक तरंग है। तो यांत्रिक तरंग का जो पार्टिकल है जितना मैक्सिमम तक ये उछल पाएगा, जितना मैक्सिमम तक ये कर पाएगा, वो क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड, आयाम कहलाएगा। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जहाँ होगी, किस केस में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में, तो वो इसका आयाम कहलाएगा। एम्पलीट्यूड समझ गए आप। अब उसके बाद देखिए तरंग दैर्ध्य मतलब, और देखिए तरंग दैर्ध्य से पहले, जैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या यांत्रिक तरंग है, वो पीरियोडिक मोशन कर रही है। मतलब वो क्या कर रही है? मतलब वो बार बार अपना जो है रिपीट कर रही है। मतलब इतनी देर के बाद देखेंगे आप फिर से ये रिपीट कर रही है, अपना मोशन बार बार रिपीट कर रही है। तो एक रिपीटिशन करने में जितनी दूरी तक तरंग जाएगी वो क्या कहलाएगा? उसका तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। तरंग दैर्ध्य मतलब समझ गए कि कोई भी जो पीरियोडिक मोशन हो रहा है उसमें एक चक्कर पूरा लगाने में जितनी दूरी तय की गई है वो क्या कहलाएगा? लैम्डा कहलाएगा। हमने यहाँ से माना तब भी तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, यहाँ से माना तब भी बात एक ही है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य। और आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में जितने चक्कर लगाएगा ये, तो वो क्या कहलाएगा? आवृत्ति कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ जाने में मैंने मान लिया इसको टाइम लगा कैपिटल टी, तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा? इसका आवर्तकाल। तो आवर्तकाल भी आपको मालूम होना चाहिए। आवर्तकाल क्या होगा? एक चक्कर पूरा लगाने में जो समय लगा वो आवर्तकाल होगा। एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय की एक तरंग ने, वो क्या होगी? वो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी, ठीक है। अब तरंग गति और तरंग दैर्ध्य और टाइम पीरियड में क्या फ़र्क है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला आता होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल देखिए क्या है? ये कितनी चाल से चल रही है वो हमारी तरंग गति हो जाएगी, v लिख दूंगा। और कितनी दूरी तय की, मतलब एक चक्कर लगाने में इसने लैम्डा दूरी तय किया, और समय कितना लगा? कैपिटल टी। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा अपॉन टी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। लेकिन
और ये भी हमने आपको बताया कि आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाएगा वही उसकी आवृत्ति कहलाएगा। आप सोच के बताइए, कैपिटल टी सेकंड जो कि इसका आवर्तकाल है, उसमें कितने चक्कर लगा रहा, उसमें तो केवल 1 चक्कर लगा रहा है। तो 1 सेकंड में कितने लगाएगा, ये टी इधर चला जाएगा, 1/t चक्कर लगाएगा। तो 1 सेकंड में 1/t चक्कर लगा रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, आवृत्ति। आवृत्ति को मैं f से लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी को f से अगर लिख देता हूँ 1/t, फ्रीक्वेंसी को f से लिख दो, चाहे स्मॉल n से चाहे न्यू से। तो f की जगह मैं t की जगह अगर f लिखना चाहूँ इस फॉर्मूले में, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू लैम्डा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तरंग की गति, तरंग की फ्रीक्वेंसी, तरंग की वेवलेंथ में क्या संबंध है, v इज इक्वल टू f लैम्डा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ये केवल किसके लिए है, ऐसी तरंगे जो अनुप्रस्थ हो, ऐसी तरंगे जो अनुप्रस्थ हो, ये उनके लिए है। ठीक है, वो चाहे आपका यांत्रिक तरंगे हो चाहे आपका चुंबकीय तरंगे हैं। अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है तो फिर से आप वीडियो पे चले जाइए, आप दोबारा देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अब समझ में अगर ये अच्छे से आ गया तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अगर लैम्डा आपको ये बोले, देखिए जो उठे हुए स्थान है, दो उठे हुए जो मतलब कंपन, जो मैक्सिमम विक्षोभ जो हुआ है, उन दोनों के बीच की जो मिनिमम दूरी है, वही आपकी क्या है, आपका तरंगदैर्ध्य कहलाएगा। अगर ये तरंगदैर्ध्य आपसे वहाँ पूछता, मतलब अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में अगर तरंग पूछता, तब कैसे करते आप, मतलब ये तो अनुप्रस्थ है ना, अनुदैर्ध्य में पूछता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ अनुदैर्ध्य क्या, जैसे ये तरंगे अनुदैर्ध्य है, तो इसमें अगर पूछता तो आप वेवलेंथ कैसे बताते, कितनी है तरंगदैर्ध्य। तो देखिए, ये जो आपका कंप्रेशन हुआ ना, दो लगातार जो कंप्रेशन के बीच की जो दूरी है, वो ही क्या हो जाएगी, यहाँ वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, इनके बीच की वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी। दो संपीड़न या दो आपके जो ये हैं, ये संपीड़न है, ये विरलन है आपका, तो दो विरलनों के बीच की दूरी क्या हो, लैम्डा, दोनों बात एक ही है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ भी कितनी वेव से चल रही है, कितनी वेलोसिटी चल रही है, तो v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए प्रूफ किया। ये जो फॉर्मूला है दोनों में आ जाएगा, मगर यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया था, मगर यहाँ पे जो मैंने v इज इक्वल टू एफ लैम्डा जिस तरीके से समझाया वो इसके लिए था। फॉर्मूला दोनों के लिए एक है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, मगर यहाँ के लिए मैंने आपको कैसे कैसे समझाया, टी टाइम पीरियड में ऐसे ये सब आपको बताया ना, तो ये इसके लिए है। मगर दोनों के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ क्या होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी वेव्स की, लैम्डा क्या होगी, उसकी वेवलेंथ, v क्या होगी उसकी चाल हो जाएगी तरंग की। तो यहाँ पे जो लैम्डा है वो अलग तरीके से हमने आपको बताया, और वहाँ पे लैम्डा अलग तरीके से, आप समझ गए होंगे। अब अगला जो है आपको ये जानना है कि कुछ ये जो आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इनके बारे में आपको जानना है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे है वो टोटल उसकी रेंज कितनी है, 10⁻⁻14 से 10⁻⁴ ये याद रखिएगा, ये मीटर में है। ठीक है, ये तरंगदैर्ध्य कितनी है, इतने से इतने तक, याद रखिएगा। अब वही रेंज जो है इनमें से सभी को अलग अलग दी गई है। जैसे गामा किरणें हैं, ये जो है हमारी 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁻10 मीटर तक है। जो गामा किरणों की जो हमारी वो तरंगदैर्ध्य है वो कहाँ से कहाँ तक, ये पूछा जाएगा, 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 तक है। और इसकी आवृत्ति, ये तो लैम्डा हो गया, ये पहले लैम्डा में बताऊंगा फिर इसकी आवृत्ति बताऊंगा। अब आवृत्ति इसकी कितनी होगी, 10⁻20 से लेकर 10⁻18 तक है इसकी। ठीक है, 10⁻18 तक है, याद रखिएगा। इसकी भेदन क्षमता जो है बहुत ज़्यादा होती है, इसकी भेदन क्षमता जो है गामा किरणों की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका उपयोग ना आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए किया जाता है गामा किरणों का, और नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक्स किरण आप समझ गए हैं कि ये चिकित्सा के लिए इसका यूज़ होता है। अब इसमें जो इसकी वेवलेंथ होगी, ये सीरियल वाइज याद कर लेंगे तो याद करना बहुत आसान है। इसकी वेवलेंथ जो है 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁸ तक है, और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है देखिए 10⁻18 से लेकर 10⁻16 तक है। और पराबैंगनी किरणें देखिए, ये यहाँ छोड़ा हमने, ये 10⁻⁸ से 10⁻⁻7 तक है, और ये 10⁻16 से लेकर 10⁻14 तक है आपकी पराबैंगनी किरणें। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, पराबैंगनी किरणों का, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए।
और बैक्टीरिया वैक्टीरिया को मारने के लिए इसका उपयोग किया था और सिकाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब दृश्य किरणें, नाम से पता लग रहा है। अब जो ये है ये 3.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से लेकर, बहुत कम रेंज है इसकी, ये 7.8 इंटू 10⁻�7 मीटर तक ही है। ठीक है, ये 10⁻7 से 10⁻7 तक ही है, मगर 3.9 से लेकर 7.8 तक है, ये याद रखिएगा। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 10⁻14 से 10⁻12 है। 10 क्या है 12 है। इस किरण से हम वस्तु देख सकते हैं, नाम से पता लग रहा है। और अवरक्त किरणें जो है ये 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻³ तक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 10⁻12 से लेकर 10⁻10 तक है इसकी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और ये अवरक्त किरणें देखिए, ये जिस पर ये डाली जाती हैं उसका ये तापमान बढ़ा देती हैं। तो ये कौन सी है, ये आपकी ऊष्मीय विकिरण है। ठीक है, ऊष्मा लेकर आती है ये। अब आपका देखिए लघु रेडियो तरंगे, जो लघु रेडियो तरंग है ये 10⁻³ से लेकर 1 मीटर तक इसकी वेवलेंथ है, बहुत ज़्यादा वेवलेंथ है इसकी। और जो फ्रिक्वेंसी है 10⁻10 से लेकर 10⁸ तक है। ठीक है, 10⁸ तक है। अब लघु रेडियो तरंगे मतलब जैसे आपकी जो टेलीविज़न है, रेडियो है, टेलीफोन है, इस तरंगों का उपयोग किया जाता है इनमें। अब दीर्घ रेडियो तरंगे 1 मीटर से लेकर 10⁴ मीटर तक है। और इसका जो आपका फ्रीक्वेंसी है 10⁶ से लेकर 10⁴ तक है। और इसका उपयोग भी आपका रेडियो और टेलीविज़न में किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका था वेव का चैप्टर था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पढ़ लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।